नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड विपेक्षण। इसे हम समझेंगे बर्ड विपेक्षण क्या होता है। जनरली कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है इसमें। बर्ड विपेक्षण कह रहा है प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश के आने पर अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना, इस प्रक्रिया को बर्ड विपेक्षण कहलाते हैं। आपने देखा होगा अगर हम कभी अपनी आँख को जनरली देखते हैं कि जब हम अपनी आँखों से सूर्य को अगर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें बहुत सारे कलर हैं। तो उसी तरीके से एक हम यहाँ पर पार्ट रख रहे हैं तो और यहाँ पर हम एक पर्दा डाल रहे हैं और यहाँ आँखों से देख रहे हैं, ये कांच बना लिया, प्रिज्म ले लिया हमने, तो यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं और हमारी सन पड़ रही है लाइट। तो सबसे पहले हम जब हरा को यहाँ देखेंगे तो जब ये पर्दा पड़ेगी तो पर्दा के जब इसके जस्ट इधर हम देखेंगे तो उसमें हमें कई कई किरणें दिखाई देती हैं, लाल, हरे, बैंगनी। अब रीजन क्या होता है, हम जनरली अगर चेकिंग करें जैसे कांच को ले लें और कांच को सूर्य की तरफ रख दें तो देखें तो उसमें बहुत सारे हमें कलर दिखाई देते हैं। वही प्रिज्म यहाँ से है, हमने ये प्रिज्म रखा, आँख से देख रहे हैं और पर्दा मैंने यहाँ डाल दी तो हम देखेंगे उसमें मुझे कुछ अलग अलग तरीके से जैसे बैंगनी रेज है और हरी है, इस तरीके से हमें अलग अलग किरणें यहाँ दिखाई देंगी। उसके बाद क्या होता है बर्ड विपेक्षण होगा। यहाँ पर जब ये किरण यहाँ आएगी दूसरे प्रिज्म पे जब पड़ेंगी, पहले प्रिज्म पर जब ये यहाँ पे पड़ेंगी तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश ऑलरेडी यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित, यहाँ भी उपस्थित जब पड़ेगा तो यहाँ पर अगर कोई छिद्र होगा छोटा से, उस छिद्र से हमें दिखाती हुई नज़र आएंगी कि ये सूर्य की किरण यहाँ से निकल रही है। जनरली हमने देखा होगा अपने घरों में या पुराने घरों में चले जाए तो वहाँ कोई छिद्र होता है और सनलाइट पड़ जाए तो हमें एक अंडा का एक गोलाकार सी मतलब एक नली जैसी दिखाई देती है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रिज्म के कण या पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, हमने आँखों से देख सकते हैं या अपने घरों में चेक कर सकते हैं कि अगर छेद हो और सनलाइट पड़ रही हो तो उस तरीके से हमें कई अलग अलग तरीके से पार्टिकल्स दिखेंगे और उसमें बहुत सारी किरणें दिखाई देती है। तो हमने क्या किया, अपनी आँख रखी, हमें आँख से यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये प्रिज्म है, यहाँ पे लाइट पड़ी तो ये हमने पर्दा डाली हुई है और पर्दा हरा है तो हरा चेंज हो जाता है लाल, हरे और बैंगनी में। हरा कलर मतलब जब लाइट पड़ेगी तो चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से ये और हम यहाँ पे देख सकते हैं एक छिद्र है, ये रेखा छिद्र, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे जाता है कि बर्ड विपेक्षण इसी माध्यम को कहते हैं। और कहने का मतलब ये प्रिज्म श्वेत प्रकाश के इन विभिन्न रंगों को देता है। जो प्रिज्म लगा हुआ पर्दा वो अलग अलग तरीके से बहुत सारे रंग देगा और कह रहा है श्वेत प्रकाश स्वयं इन रंगों में सम्मिश्रण होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है मतलब जो सफ़ेद, हमें हालांकि सूर्य की अगर रोशनी चेक करें तो हमें देखो सफ़ेद भी दिखाई देती कभी भी, अगर दोपहर में आया तो हमें कभी कभी पीला दिखने लगता है। तो जनरली हम सफ़ेद ही लेके चलते, सफ़ेद को देखेंगे तो हमें कई तरीके से अलग अलग सम्मिश्रण मतलब होता है सब सारे रंग एक साथ मिश्रण होते हैं। और कह रहा है कि अगर देखें इसमें कारण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के बर्ड क्रम में विभिन्न बर्ड क्यों प्राप्त होते हैं। आप क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा सूर्य के प्रकाश में जो बर्ड होते हैं विभिन्न क्रम में क्यों क्यों होते हैं। अब देखा जाए तो प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। हमने अभी बताया था कि जब अनेक बर्डों में विभाजित इसलिए होता है जब ये लाइट पड़ेगी और पर्दे पर तो ये अलग अलग तरीके से लाल, हरे, बैंगनी और भी कलर होंगे वो अलग कलरों में विभाजित हो जाते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बर्ड विपेक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि सिद्ध करो कि बर्ड विपेक्षण के रंग अलग अलग तरीके से कैसे भी आ सकते हैं। हम जनरली अगर हम यहाँ चेक करें तो देखो सूर्य की जो रेज होती है, जो लाइट पड़ेगी, जो किरण आएगी उसमें हमें लगभग 7 कलर दिखाई देते हैं। जैसे हम बेबी गौर बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू और ग्रीन्स, रेड, येलो, इस तरीके से हमें 7 कलर दिखाई देंगे। तो वो प्रिज्म के माध्यम से हम देख सकते हैं, जो सूर्य की रेज में हम डालते हैं वो चेक कर लेंगे। कुछ नियम है, देखिए जैसे प्रकाश के चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन वो अपवर्तन, इसके कुछ नियम होते हैं। अब जैसे क्या क्या नियम होते हैं वो देखो। अब क्वेश्चन पहला दे रहा है स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम। स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम क्या कहलाता है, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के नियतांक होता है और पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कहते हैं। हमने अभी बताया था जब कोई लाइट पड़े या कोई किरण पड़े एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अलग अलग एंगल्स बनाते हैं, आपतन कोण एक ही बिंदु से दोनों एंगल्स बनेंगे तो वो स्नेल कहलाती है। अब जैसे स्नेल के लिए हम कुछ नोट करते हैं तो जैसे IN2 = होता है sin I/sin R, ये स्नेल के लिए हम नियम के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जैसे दे रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा बताओ। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एक क्वेश्चन टॉपिक से जो बचा था प्रकाश का अपवर्तन का क्या तात्पर्य और उसके नियम लिखिए। तो जनरली कुछ नहीं है, अब थोड़ा इसमें समझने की देरी है। हमारे देखो विरल माध्यम दिया गया और सघन माध्यम दिया गया। अब हम क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण
पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। तो हम देखें, देखो सघन माध्यम है, ये कांच का पार्ट है, और इधर से ये पार्ट जब हम कांच से इधर को पार्ट निकालें तो यहाँ पे हमें लाइट पड़ेगी। तो जनरली हम कोई पॉलीथीन या कांच ले लें तो हमारी रेज क्या होती है, उसकी परछाई थोड़ी पड़ेगी। तो वही कह रहा है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोनों माध्यमों के पृथककारी तल अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अब जब यहाँ से हम अगर कोई किरण डालेंगे तो ये विचलित होंगे, आपस में टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। इसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे क्या कहते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है वो ही बताते हैं। उसमें कुछ नहीं है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का देखें तो कह रहा है प्रकाश का परावर्तन निर्वात से किसी माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या या माध्यम अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष कहते हैं। हम क्या बता रहे हैं इसके, जैसे अगर फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन, और जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये समझ लो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। यदि प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात से किसी माध्यम में जाता है, हमने अभी बताया था जब प्रकाश कोई माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में आता है तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, मतलब जो ज्या हमने बताया था अभी, साइन आई अपॉन साइन आर, इसके अनुपात के बराबर हो जाता है अगर देखा जाए तो। और कह रहा है कि अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक ये है तो निर्वात में भी और माध्यम में दोनों में प्रकाश की चाल हमेशा इस अनुपात में प्रोपोर्शनल में रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सापेक्ष का अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। अब देखो अभी उन्हें निरपेक्ष बताया था, अब यही सापेक्ष है, कुछ नया नहीं है। किन्हीं दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक उन्हें निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि दो माध्यमों के जब सापेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक उनके निरपेक्ष, इन्हीं दोनों, अब जैसे सापेक्ष ये और ये दोनों अगर अनुपात हम निकाल लें तो ये हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और जैसे नेक्स्ट दे रहा है एक और है क्रांतिक कोण। ये अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तनांक 90 डिग्री होता है। हमने अभी बताया था कि क्रांतिक कोण बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है, सीधा डेफिनेशन निकाल सकते हो। क्रांतिक कोण कुछ नहीं होता, बस एक एंगल्स बना लेंगे। तो वो ये कह रहा है कि क्रांतिक कोण कि सघन माध्यम से बना आपतन कोण जिस विरल माध्यम में, तो हम निकालेंगे, देखो विरल, तो जो ये एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो क्रांतिक कोण हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। विरल माध्यम में बना आपतन कोण वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट टॉपिक्स दे रहा है इसमें, अगर कांच की पड़ी दरार कोई चमकना, इसमें कुछ हम बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। हम क्या देखते हैं, जब हमारे कोई कांच का चटक जाए, मोबाइल का जैसे घरों में है चटक, तो वो अचानक दूर से चमकने लगते हैं, उसका क्या रीज़न होता है वो बता दें। कांच के चटकने पर कांच की दरार पड़ जाती है जिसमें हवा भर जाती है, और कांच से होकर आने वाला प्रकाश की दरार में भरी हवा विरल माध्यम में काम करती है। तो कांच की दरार में भरी हवा आने वाले प्रकाश के आपतन कोण को मान कांच की हवा के लिए क्रांतिक कोण से अधिक होता है। हमने क्या बताया, जब कांच कुछ चटक जाता है तो उसमें हवा कंप्लीट हो जाती है, और जब वहाँ से प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश क्या करेगा, जो हवा भरी हुई है तो वो उस समय जहाँ हवा भरी हुई तो वो माध्यम को, उस माध्यम को कांच को चमकते हुए नजर दिखाई देगी, क्योंकि वो हवा ऊपर से नीचे तो हमें दिखाई देने लगता है कि वो कांच की तरह चमक रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट दे रहा है, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। हीरा देखा होगा सभी ने कि हीरा बहुत अधिक चमकता है। इसका क्या रीज़न होता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह अधिक चमकदार दिखाई देता है। क्यों, कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छी मात्रा में पूर्ण तरीके से होता है, इसीलिए वो हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है, देखो पानी से भरे बीकर में रखी खाली परखनली का चमकना। आपने देखा होगा कांच का अगर कोई पार्ट्स हम रह लें और पानी में रख दें उसे, तो वो हमें चमकदार दिखाई देने लगता है। तो वही रीज़न है, कुछ नया नहीं, प्रकाश की तल से पूर्ण परावर्तित होकर जब प्रकाश उस परखनली पर पड़ेगा तो वो पूर्ण परावर्तित हो जाता है।
उसे पूर्ण परावर्तित प्रकाश में देखा जाए तो उसका भाग अत्यधिक चमकाई दिखाई देता है। देखो कांच होता है, कांच आपने देखा होगा, प्रकाश उसमें बिल्कुल पार आर पार हो जाता है। तो वही कह रहा है कि पानी में अगर कोई प्रकांडली हम रख लें और उसे हम प्रकाश डालें तो हमें अधिक चमकदार दिखाई देती है। यही कारण होता है कि उसका जो प्रकाश का तल होता है वो पूर्ण परावर्तित हो जाता है, इसलिए हमें अधिक चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट एक और है, सूर्यास्त के समय जो सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर हमें क्यों दिखाई देता है? इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना क्यों? पृथ्वी के चारों ओर लगभग 320 किलोमीटर तक वायुमंडल है। तो ये क्वेश्चन अच्छा ये पूछ रहा है कि क्षितिज, जब हमारा सूर्य ढलान पे आता है, जब हमारा सूर्य जैसे पूरब से आया पश्चिम को जाता है, तो तुमने कभी कभी देखा होगा जब सूर्य डूब रहा हो, मतलब अस्त हो रहा, तो हमें कभी कभी उसकी इमेज दिखाई देती है। वही दे रहा है कि जी साइंटिस्टों ने कुछ आंकड़े लगाए कि पृथ्वी के चारों ओर लगभग 320 किलोमीटर एक वायुमंडल है, चारों ओर 320 किलोमीटर वायुमंडल है। पृथ्वी के वायु में ऐसी अनेक गोली परतें ऐसा बना हुआ है जिनका अपवर्तनांक पृथ्वी के धरातल के ऊपर और घटता है। याद रखना, जब भी अगर हम कोई परावर्तन निकालेंगे तो देखना पृथ्वी की हमेशा जो 320 किलोमीटर की जो वायुमंडल एरिया होती है उसी से हम लोग माप लेते हैं। जनरली हमें कुछ महसूस नहीं होता, पर हम लोग पृथ्वी को देखते हुए चलते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है, तो वही कह रहे हैं जब सूर्य यहाँ से निकल रहा है और जब यहाँ अस्त हो रहा है तो हमें कभी कभी इसकी इमेज दिखाई देने लगती है। यही कारण होता है उसका जो वायुमंडल है 320 किलोमीटर का, तो उस वायुमंडल में कुछ ऐसी गोली परतें होती जो ओनली पहले से उपस्थित होती है। उसी कारण हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ पर सूर्य उभरा हुआ दिखाई देता है। ये हमने आज जो टॉपिक्स कराए हुए हैं उन्हें देखें, और जो कुछ इसमें बचे हुए कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे MCQ याद रखना स्टूडेंट, इसमें MCQ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से दिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम कल कराएंगे और देखते रहें। कोई अगर प्रॉब्लम्स हो, समझ में ना आए तो उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं।